रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ऑर्डर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हमने की, उसके बाद उसकी एग्जांपल देखी। अब इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। ये पहले हम चैप्टर्स में कर चुके हैं। minimize this quadratic form subject to the linear constraints. This is a linear equation. Ax is equal to मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसके बारे में आप जानते हैं। ए मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, एक्स वेक्टर है और एक्स यहाँ भी वही है। तो इसमें से जो इसके एक्स के जो सोल्यूशंस आएंगे उनमें से वो वाले पॉइंट्स, वो वाले वेक्टर्स देखने हैं जो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को मिनिमाइज़ करते हैं। हमारा मेन टारगेट ये है। इससे पहले जो है ना, पिछला जो था ना, हमने एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स को उसके साथ हाफ नहीं था, उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना सीखा था सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब उस जो आइडिया को हम एक्सटेंड करते हैं और ये जो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जो आपको आगे दो एग्जांपल्स भी आगे मैं जो आपको करवाऊँगा उसमें भी आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एप्लीकेशंस हैं और हमारे पास काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स, फाइनेंस के प्रॉब्लम इसी से हल होते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसे हम एफ़ कहते हैं और ये एच जो है ना वो ए एक्स माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्वालिटी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम बन गया है। इसको हम सॉल्व करने के लिए लेग्रांज मल्टीप्लायर का, लेग्रांज कंडीशन का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ अजम्पशंस हमें लेनी पड़ेंगी। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्यू जो है ना वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, ए आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, उसका आर्डर स्क्वायर नहीं होना, एम क्रॉस एन है, एम इज़ लेस देन एन लिया हुआ, रैंक ऑफ ए है ना वो हमने सपोज किया कि वो एम के इक्वल है। मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है ना वो फुल रैंक मैट्रिक्स है, फुल रैंक है उसका, और उसके वजह से उसका जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा उसके बारे में आप जानते हैं। स्केयर होना ज़रूरी नहीं है, नॉन स्केयर मैट्रिक्स लिया हुआ है। ये बड़ी अहम पॉइंट है, इसको नोट करें। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्पेशल केस बन रहा है। उसके अंदर हम एक कंडीशन और लेते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ना उसमें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट भी शामिल करनी पड़ती है और हम अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 20 में उसे मज़ीद डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी इसका स्पेशल केस देखते हैं जिसमें ये हमने असम्पशन नहीं ली कि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स अभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जो मर्जी हो, लेकिन ये असम्पशन हमें लेनी पड़ेंगी कि क्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0, ए है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड द रैंक ऑफ ए इज़ एम। So we know that ax is equal to b equation has infinite number of points. हमें ये जो ऐसे सॉल्यूशन उसके मिल जाएंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। We now show that Lagrange theorem that there is a unique solution to the above optimization problem. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एल कंसीडर एल ऑफ एक्स लैम्डा लेते हैं क्योंकि एफ प्लस लैम्डा ट्रांसपोज एच के इक्वल होता है। लैग्रांज कंडीशन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम उसको इसका लेते हैं जैकोबियन डी एक्स एल, जो कि ये आता है। इसको आप पहले चेक कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं। क्यू के ऊपर ये कंडीशन है कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस लैम्डा स्टैटिक ट्रांसपोज ए, इसको इक्वल टू 0 रख दिया है। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे, रीराइट करेंगे, इसमें से एक्स स्टैटिक निकालना चाहते हैं क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये इन्वर्टिबल होता है। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की तमाम आइगन वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 होती हैं और जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 हों वो इन्वर्टिबल होता है। ये मेरा ख्याल है आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर आपको ये बात समझ ना आए तो आप फिर पूछ सकते हैं। क्यू इनवर्स ए ट्रांसपोज लैम्डा स्टैटिक, ये चीज़ एक्सटैटिक, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए, you can write this equation a x static is equal to a q inverse a transpose lambda static। ये बेसिक है ना अलजेब्रा के कंसेप्ट्स हैं, उसको आपने माइंड में रखना है।
अब हम ये जानते हैं कि ए एक्स स्टेरिक है ना जो वो इक्वल है बी के, और ये भी नोट करें कि ये ए क्यू इन्वर्स ए ट्रांसपोज है ना, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये कैसे है, मुझे ज़रा आपने इसके बारे में बताना है कि ये इन्वर्टिबल क्यों है। उसने कहा क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, क्यू तो इन्वर्टिबल है, तो क्यू के इन्वर्टिबल होने से क्या ये पूरा ओवरऑल भी इन्वर्टिबल हो जाएगा। सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है क्यू के इन्वर्टिबल होने की, बल्कि ये कंडीशन भी हमें दी हुई है कि रैंक ऑफ ए है एम। इन दो कंडीशनों को यूज़ करते हुए ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। क्यों इन्वर्टिबल होगा, इसका जवाब आप मुझे देंगे, इसको सोचें। अच्छा, ये अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके जा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे इसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे बी है, तो बी के साथ ए क्यू इन्वर्स ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई, इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्टैटिक आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको मज़ीद इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। एक्स स्टैटिक की जो वैल्यू है ना ऊपर ये देखें, क्यू इन्वर्स ए ट्रांसपोज है, लैम्डा स्टैटिक की ये वैल्यू है, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्टैटिक आ जाएगा। असल में लैम्डा स्टैटिक और एक्स स्टैटिक जो हमने फाइंड किया ना एंड में, आप गौर करें तो ये सारी गिवन डाटा पे मुझसे मिल रहा है। हमारे पास ए भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, बी भी गिवन है। तो ये जब सारे मैट्रिसेस गिवन है तो अब इसको जब इवेल्यूएट करेंगे तो लैम्डा स्टैटिक को एक्सप्लिसिटली निकाल सकते हैं। जब लैम्डा स्टैटिक आ जाएगा तो आप क्यू स्टैटिक भी निकाल सकते हैं, एक्स स्टैटिक भी निकाल सकते हैं। तो एक्स स्टैटिक भी डिपेंड किस पे कर रहा है, क्यू ए बी पे। द पॉइंट एक्स स्टार इज़ द ओनली कैंडिडेट फॉर द मिनिमाइज़र। सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास निकला है जो कि सामने, अब ये बी चेंज करते जाएंगे तो नया एक्स स्टैटिक बनता जाएगा। लेकिन अभी हमने ये सिर्फ बताया कि ये अभी ना हमने लैग्रांज कंडीशन अप्लाई की हैं फर्स्ट ऑर्डर। अभी हम श्योर नहीं है कि ये एक्स स्टैटिक जो है वो उसका मिनिमाइज़र लाजमी होगा, तो उसके लिए हमें फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। बल्कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन देखनी पड़ेगी। सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमें हेजियन मैट्रिक्स पे जाना पड़ता है। और अगली जो आपकी एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि हेजियन है ना जो उसका वो क्यू के इक्वल है, एल एक्स स्टैटिक है ना। इसकी भी कैलकुलेशन आपने पेज पे करनी है और मुझे बताना है कि ये क्यू कैसे आता है, क्यू के इक्वल किस तरह से आ गया। अगर ये क्यू के इक्वल आ गया है तो क्यू तो पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर कोई पॉइंट जिसके ऊपर हेजियन जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट बन जाए, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, तो एक्स स्टैटिक क्या कहलाता है, स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइज़र बन जाएगा। बाद में वो कहते हैं चैप्टर नंबर 21 में हम ये देखेंगे कि एक्स स्टैटिक इनफैक्ट अ ग्लोबल मिनिमाइज़र नॉट लोकल। अभी तक हमने ये शो किया है कि एक्स स्टैटिक जो है ना वो स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइज़र है। ग्लोबल के जाने के लिए हमें कोई अजम्पशन और भी लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। अच्छा, अब इसका स्पेशल केस पे आता है, थोड़ी सी ना नीचे डिस्कशन करता है। अब यहाँ तक हमने दो चीज़ें की, एक तो हमने एक्स स्टैटिक निकाला, लैम्डा स्टैटिक निकाला, एक्स स्टैटिक उसकी मदद से निकाला, फिर एक्स स्टैटिक को ये शो किया कि एक्स स्टैटिक वाकई ही इसका स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइज़र है। तो इसके लिए ये जनरल एल्गोरिथम बन गया है। ए और क्यू गिवन नहीं थे, क्यू पे सिर्फ ये कंडीशन थी कि क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। A has rank m and A is not necessarily square matrix। A का जो हमारे पास ऑर्डर था m क्रॉस n था और m इज़ लेस देन n था। ये हम सारी चीज़ें अज्यूम करके चले थे, तब जाके हमने ये शो किया था कि एक्स स्टैटिक जो है वो स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइज़र है। अच्छा, अब इसका स्पेशल केस है, अगर हम Q की जगह पे आइडेंटिटी लें, जब आइडेंटिटी लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ऊपर, इसे देख गौर करें, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स आ जाएगा। एक्स ट्रांसपोज एक्स की किसके इक्वल होता है, एक्स नॉर्म स्केयर के, एक्स के नॉर्म के स्केयर के इक्वल होगा, हाफ टाइम्स एक्स नॉर्म स्केयर हो जाएगा ये, और ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए के ऊपर क्या कंडीशन उसने ली है रिमार्क में। इस प्रॉब्लम को हम इसका ये ना सेक्शन 12.3 जो था ना वो उसके अंदर से ना ये उसका स्पेशल केस बन जाता है। मतलब एक इससे हम 12.3 का वो वाला प्रॉब्लम रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये बात थी कि उसमें ना वो नॉर्म लेता है, नॉर्म को ना मिनिमाइज करता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने नॉर्म के स्केयर को किया है, ये बड़ा अहम पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आप समझना है इस बात को
उस 12.3 में वो फंक्शन लेता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉर्म। अब जो नॉर्म फंक्शन होता है ना वो ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, जैसे कि मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन है, नॉर्म भी इसी तरह से ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब वो जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये प्रॉब्लम है। मतलब है कि अगर इस फंक्शन को मैं कंसीडर करूँ, इसका डिफरेंशिएबल होना ज़ीरो पे पॉसिबल नहीं है, तो लेग्रांज थ्योरम तो कहता है कि वो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी होनी चाहिए सब्जेक्टिव फंक्शन की। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस ये वाला, अगर ये वाला मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेता हूँ, लेकिन इस एग्जांपल में, पीछे वाली एग्जांपल में जो हमने स्टार्ट की थी, उसमें नॉर्म नहीं है, नॉर्म का स्क्वायर है, उसके साथ हाफ भी है। तो इस प्रॉब्लम को ना ओवरकम करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप गौर करें तो जो नॉर्म का बिहेवियर है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉर्म को मिनिमाइज़ करूँ तो वो इक्विवेलेंट है कि आप इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दें। इस पैराग्राफ में वो इसी बात पे फोकस करता है। इफ़ एक्स स्टार इज सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन सेटिस्फाइंग एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स स्टार नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म मीन दैट एक्स स्टार इज द लोकल मिनिमाइज़र। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो ऑब्वियसली ये भी तो करेगी। जब इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा और इसे हाफ से डिवाइड कर दूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्टार अगर इसका मिनिमाइज़र है तो इस फंक्शन का भी होगा स्क्वायर बाई हाफ का, वाइस वर्सा भी ट्रू है कहता है। तो इस वजह से वो कहता है कि हम उस प्रॉब्लम नंबर, जो प्रॉब्लम उसने दिया था 12 के चैप्टर में, जिसे हमने नहीं किया, वो उसको किसी और टेक्निक से किया गया है। उस टेक्निक को यूज़ करते हुए वो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज आती हैं। ये हमारे पास ना कैलकुलस की टेक्निक है, हम डेरिवेटिव लेके उसके, हमने बजाय ये कि वो फंक्शन, उस फंक्शन को मिनिमाइज़ करें एक्स नॉर्म को, हमने उसका इक्विवेलेंट एक ऐसा फंक्शन बना लिया है जो डिफरेंशिएबल है, जिस पे लेग्रांज कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। इस पे अप्लाई किया है और इसके ऊपर जो इसका जो मिनिमाइज़र है वो इसका है और इसका जो मिनिमाइज़र है वो इसका है। ये इस पैराग्राफ में उसने ये एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए बजाय ये कि ऐसे फंक्शन को हम के मिनिमाइज़ करें, उसके निस्बत ऐसा फंक्शन ढूंढा गया जिसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्मूथ है, ज़ीरो पे प्रॉब्लम नहीं करता। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा आइडेंटिटी केस में, वो हमारे पास एक्स टैरी किया आ जाएगा ए ट्रांसपोज होल इनवर्स एन बी। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये उसी केस में जैसे इधर क्यू दरम्यान में था, वो आइडेंटिटी हो गया। तो ये आप अगर इसी बुक को सेक्शन नंबर 12.3 देखेंगे, उसको तो इसके साथ रिलेट करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है और उधर किस तरह से सॉल्व किया गया था। इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रा कंपैरिजन करके देखिएगा कि किस तरह से इसे लिया गया। अब जब ये अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को मिनिमाइज़ कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर कंस्ट्रेंट्स, तो उसी से रेलिवेंट एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन या डिस्क्रीट लीनियर टाइम सिस्टम में, डिस्क्रीट लीनियर टाइम सिस्टम हमने नहीं किए, लेकिन ये वैसे ही इक्वेशन है जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में करते हैं। ये डिफरेंस इक्वेशन है। देखें ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्योंकि कंट्रोल थ्योरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्स के इज इक्वल टू ए इंटू एक्स के माइनस 1 प्लस यू बी यू के, ये ऐसी एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू के साथ मिलती जुलती सी है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने की है। यहाँ पे इन कंट्रोल आ गया यू। तो ये प्रॉब्लम है ना, बड़ा अहम प्रॉब्लम है, और इसको लिटरेचर में इसको जब हम इसको आप समझेंगे ना, इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को उसने स्टेट किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसको पढ़िएगा। और कहता है कि इस प्रॉब्लम को उसने मैथमेटिकली इस तरह से मॉडल किया कि मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस वन, और इसका नाम हम कहते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर, LQR जो है ना बहुत ही अहम प्रॉब्लम है। इसके लिए रेफरेंसेस दिए गए हैं 11, 15, 62, 63 और 71 बुक के एंड में मौजूद होंगे। थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करें। आप स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए। ये थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है। चलें, आपको अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। डिस्क्रीट टाइप का प्रॉब्लम है और उसको उसने कैसे रिलेट किया है। अभी उसने कहा कि इसको मिनिमाइज़ करें इस कंडीशन के तहत। अब इस चीज़ को उसने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। उसके लिए उसने कहा कि अगर हम क्यू ऐसे डिफ़ाइन करें और ए और बी की वैल्यू ये वाली लें, तो हम ऊपर वाले प्रॉब्लम को इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वाली हमारे पास कंडीशन बनेगी ए जेड इज इक्वल टू बी। क्यू जो है ना उसका आर्डर है 2n क्रॉस 2n, ए n क्रॉस 2n है, बी Rn का एलिमेंट है। और हम जानते हैं जो पिछला जो प्रॉब्लम था एल्गोरिथम बनाया था उससे कि z इसका जो सोल्यूशन होगा ना, ये
जेड, वो किसके इक्वल है, क्यू इनवर्स ए ट्रांसपोज ए क्यू इनवर्स ए ट्रांसपोज। ये चीज़ें ना बड़ी सिंपल सी हो गई हमारे लिए। अगर आप सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात रह गई है कि ये समझें कि किस तरह से इस चीज़ को यहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये बनाने का मकसद क्या है। अगर ये प्रॉब्लम समझ आता है आपको, तो आप इससे एक बहुत अच्छा एक ना प्रॉब्लम है जिसे ना क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के, अगर किसी के पास है क्रेडिट कार्ड रखता है कोई बंदा, तो वो इस टर्मिनोलॉजी को समझ सकता है। इसको ज़रा रिलेट कीजिए कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, बैंकिंग से रिलेवेंट है, और ये आपकी असाइनमेंट है, इसको समझें और मुझे ना एक्सप्लेन करेंगे इसमें वो क्या कहता है। ये उसने ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं और ये उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो ये आपने करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक था आज, इसको अगर करें, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। और ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, क्योंकि ये जो है ना ये चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं कि ये चीज़ें क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमने ली, उसको कंस्ट्रेंट लिया, कंडीशंस क्यों लगाई, इस तरह के ना ओपन बुक प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो ऐसे आते हैं। तो आप ना डिस्कशन किया करें और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।